नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं कल कृष्णदेव राय के बारे में बात कर रहे थे, तो उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्णदेव राय के बारे में ही। देखिए, यहाँ हम लोग देखेंगे कि कृष्णदेव राय के जो शासन थे उस समय तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है कृष्णदेव राय के शासन काल में, और इनके ही दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान सुशोभित करते थे। मतलब 8 महान विद्वान होते थे कृष्णदेव राय के दरबार में, और इसलिए इसे क्या कहा जाता था, आंध्रभोज के नाम से जाना जाता था या कहा जाता था। उसने यानी कि कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्याद के अतिरिक्त 2 संस्कृत व्याकरण संस्कृत ग्रंथ की भी रचना की थी। वह वैष्णव धर्मावलंबी थे, यानी कि कृष्णदेव राय जो थे वह वैष्णव धर्मावलंबी थे, और वह जो है विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाए थे। ये विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। वैष्णव धर्म के धर्मावलंबी थे, मानने वाले थे वैष्णव धर्म को, और विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। इसके आगे देखते हैं तो कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात उसके भाई जो थे अच्युत राय जो थे वह 1530 से 1542 ईस्वी में, मतलब सिंहासन पर बैठा 1530 ईस्वी में, और 1542 ईस्वी तक वह सिंहासन पर रहा। इसके बाद क्या होता है कि वह एक दुर्बल शासक सिद्ध हुआ था। मतलब ये अच्युत राय जो थे यह शक्तिशाली शासक नहीं थे, बल्कि एक कमजोर शासक सिद्ध हुए, दुर्बल शासक सिद्ध हुए थे। और इसी के पश्चात जो है इनके भतीजा जो थे सदाशिव राव गद्दी पर बैठ जाते हैं, और इसके बाद जब है इसके शासनकाल का वास्तविक सत्ता जो है गद्दी पर बैठते हैं सदाशिव राव, और लेकिन यहाँ इसका वास्तविक सत्ता जो होता है वह राम राय के हाथ में होता है। सदाशिव राय की जो राजरोहन है के पहले वर्ष उसने तिरुवनकोर के शासक को दंडित करने और पुर्तगालियों की सत्ता विस्तार एवं उनके द्वारा हिंदू मंदिरों की लूट को रोकने के लिए सेनाएं भेजी। आगे देखते हैं कि 1552 ईस्वी में क्या होता है कि 1552 ईस्वी में विजयनगर जो थे वह रायचूर और मृदगल जो है पर अधिकार कर लिया था, और बाद में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदर को भी सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। ये 1, 2, 3 और 4 चारों मिलकर क्या किया, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया, और 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। ये तालीकोटा का युद्ध जो है बराबर पूछता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर की सेना परास्त हुई, और इस युद्ध में जो है विजयनगर की सेना जो था वह परास्त हो गया, हार गया, और मुसलमानों ने विजयनगर शहर को बर्बाद कर दिया, और इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गए, मतलब मुसलमान के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। आगे बात करते हैं कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कि इनके दरबार में जो था 8 तेलुगु के 8 महान विद्वान थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, और कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। वह विट्ठल स्वामी मंदिर और फिर हजारा मंदिर, ये सारा जो है कृष्णदेव राय के द्वारा ही बनवाए गए थे।
चलिए बात इसके बाद जो होता है अरविंदो वंश आता है। कौन वंश आता है? अरविंदो वंश आता है और ये विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक स्थिति के बारे में। तो देखते हैं कि तालीकोटा का युद्ध जब 1565 ईस्वी में हुआ, उसके बाद जो है राम राय के भाई तिरुमाल और वेनिगोंड को राजधानी बनाया और 1570 ईस्वी में इन्होंने सदाशिव राय को अदृश्य मतलब गद्दी से हटा करके सिंहासन हस्तगत कर लिया और उसने अरविंदो वंश की नींव डाली थी। अरविंदो वंश की नींव डाली थी। इसके बाद जो होता है कि तिरुमाल के पश्चात उसका पुत्र रंग शासक बनता है और इसके बाद उसका भाई वेंकट सिंहासन पर बैठा और उसने 1580 से लेकर 1614 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद क्या है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था अरविंदो, स्वतंत्र शासक रंगा तृतीय हुआ, जिसके समय में मैसूर, वंदनूर, मदुरी, तंजौर आदि स्वतंत्र राज्य का निर्माण हो गया। मतलब अपने अपने सब जो है अलग अलग होकर वो स्वतंत्र रूप से अपना राज्य घोषित कर देते थे, इसलिए इसको कहा गया कि स्वतंत्र राज्य के रूप में सब हो गया। किसके शासन का? रंगा तृतीय के शासनकाल में। अब चलते हैं विजयनगर की समाज के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो समाज थी, तो समाज में विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित थी। मतलब वहाँ के जो समाज थे वह किस पर आधारित थे? तो शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित थे और चार वर्ष में 4 वर्गों में, यहाँ वर्ष लिखा गया गलती से, 4 वर्गों में ब्राह्मण जो था वह सर्वोपरि थे। सर्वप्रमुख कौन था? तो ब्राह्मण था। और मध्य वर्गों में सेठी नामक एक बहुत बड़ा जो समूह का उल्लेख किया जा सकता है। और इस काल में देखते हैं कि उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है दक्षिण भारत में आकर बस गए और उन्हें बरडुबा कहा जाता था। ये बरडुबा किसको कहा जाता था? तो जो लोग उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बस गया था उसको बरडुबा कहा जाता था। सेठियों के ही समतुल्य, सेठी जो थे उसके समतुल्य, उसके बराबर में व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोग थे जिन्हें वीर पंचाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीर पंचाल कहा जाता था। और इस काल के समाज व्यवस्था की दूसरी विशेषता नीची जातियों के कुछ वर्गों की ऊंची जाति के लोगों की विशेषाधिकार को हथिया लिया। इसने नए सामाजिक तनाव का जन्म दिया। तो क्या होता है कि इस काल में जो सामाजिक व्यवस्था थे और दूसरी विशेषता समाज की जो दूसरी विशेषता क्या थी कि नीचे जाति के कुछ लोग या कुछ वर्ग जो थे वह ऊंची जाति के लोगों की विशेषाधिकार को हथिया लिया था। वह दूसरे के अधिकार को हथिया लिया था। इसके कारण से सामाजिक तनाव का जन्म होता कर दिया। आगे देखते हैं, इस समय जो समाज थे छोटे सामाजिक समूहों में लोहार, स्वर्णकार, पीतल का काम करने वाले, बढ़ई, मूर्तिकार और जुल्हाय प्रमुख समुदाय थे। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के समय की अगर सामाजिक स्थिति देखा जाए तो उसमें से जो छोटे सामाजिक समूह के लोग थे, छोटे सामाजिक समूह के जो लोग थे उसके अंतर्गत लोहार आते हैं, स्वर्णकार आते हैं,
पीतल का जो बर्तन बनाते थे वो आते हैं, बढ़ई आते हैं, मूर्तिकार आते हैं, और जुलाजो यानी कि कपड़ा बुनने का काम करते थे। विजयनगर साम्राज्य में जो था वहाँ सामाजिक स्थिति में दास प्रथा प्रचलित था। उस समय जो है वहाँ दास प्रथा प्रचलित था, और विजयनगर युग में स्त्रियों की स्थिति है थी। मतलब वहाँ विजयनगर साम्राज्य की बात, अगर स्त्रियों की बात किया जाए तो उस समय वहाँ की स्त्रियों की आर्थिक स्थिति या स्थिति जो थी वह अच्छी नहीं थी। उसको लोग हे की दृष्टि से देखते थे, और सामान्यतः भोग की वस्तु समझे जाते थे। यानी कि ये हे की दृष्टि से देखे जाने वाले शब्द हैं। लोक भाषाओं के अतिरिक्त उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। संगीत और नृत्य उनकी शिक्षा के प्रमुख अंग थे। नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं कि जो कुलीन परिवारों में कन्याओं का विवाह अल्प आयु में कर दिए जाते थे। मतलब उस समय सामाजिक स्थिति में ये भी एक प्रथा थी, जो कुलीन परिवार होते थे उसमें कन्या का जो विवाह होता है वह बहुत ही कम आयु में, अल्प आयु में ही कर दिए जाते थे। लेकिन यही करेंगे राज परिवार या सामंत की बात करें तो अन्य वर्गों में एक जो बात करें तो ये उस अल्पायु में नहीं करते थे। और अन्य वर्ग में क्या होता था कि एक पत्नीत्व की प्रथा थी, और यहाँ दूसरे वर्ग में क्या था, बहुपत्नीत्व की प्रथा थी। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली जो स्त्री होती थी उसको देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता था। मंदिर में जो देव पूजा करने के लिए जो स्त्री रखा जाता था उसको कहा जाता था देवदासी कहा जाता था। और समाज में पर्दा प्रथा जो था वो भी प्रचलित थी। लोग पर्दे में रहकर ही बाहर निकलते थे। पर्दा प्रथा प्रचलित था विजयनगर साम्राज्य में। आगे बात करें तो देखते हैं कि इस काल में यानी कि विजयनगर के समय में विधवाओं का जीवन बहुत ही हेय और अपमानजनक माना जाता है। यानी कि जो विधवा हो जाती थी उसका जीवन बहुत ही हेय और अपमानजनक था। उसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, अपमानित करते थे, तो उनका जीवन अच्छी नहीं थी। यानी कि कुल मिला जुला के हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय स्त्रियों की दशा जो थी वह अच्छी नहीं थी। बात करें राजा जो था, राजा व्यवहारिक दृष्टि से सती प्रथा का प्रश्रय नहीं देता था। राजा जो होते थे ना वह सती प्रथा पर रोक लगाते थे, वह नहीं करने देते थे सती प्रथा। लेकिन सामान्य वर्ग के पुरुष, वहाँ की सामाजिक स्थिति में पुरुष धोती और सफ़ेद सूती या रेशमी कमीज पहनते थे। कंधे पर दुपट्टा डालने का भी प्रचलन था। दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में टोपी या पगड़ी पहनने की भी प्रथा थी विजयनगर साम्राज्य के समय में। आगे बात करें तो सामान्य लोग जूते नहीं पहनते थे। यानी कि जो साधारण व्यक्ति होते थे उस समय जूते नहीं पहनते थे। अभिजात और राज परिवार के लोग, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते थे उसके पहनने की कुछ अलग पहचान थी। जैसे रेशम शैली के जूते पहनते। देखिए साधारण परिवार के लोग जूता नहीं पहन सकते थे, लेकिन जो अमीर लोग होते थे, अभिजात वर्ग या राज परिवार के लोग होते थे, वह रोमन शैली के, यानी कि रोमन शैली के जो है जूते पहनते थे। सामान्य वर्ग की स्त्रियां साड़ी और चोली धारण करती थी। राज परिवार की स्त्रियां पावड़, एक प्रकार के पेटीकोट, दुपट्टा और चोली पहनती थी। आगे बात करें तो देखते हैं कि सामान्य स्त्रियां जो थी या सामान्यतः स्त्री और पुरुष जो है वह दोनों आभूषण प्रिय थे। मतलब वह गहने पहनने के लिए बहुत ही शौकीन थे, जिसमें जड़ाऊ, भुजबंद या कुंडल लोकप्रिय थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडप्रेद नामक पैर में धारण करने वाले, यानी कि गंडप्रेद नामक जो है वह कहाँ धारण करते थे? पैर में धारण करना कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था।
मंदिर, मठ एवं अग्रहार विद्या के केंद्र थे। विद्या की विजयनगर साम्राज्य के समय विद्या का क्या क्या केंद्र था? मंदिर केंद्र था, मठ केंद्र था और अग्रहार जो होते थे वह भी विद्या का केंद्र थे। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। अग्रहार जो होता है, अग्रहार में किस चीज़ की शिक्षा मिलती थी? तो वेद की शिक्षा मिलती थी और दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेद की शिक्षा मिलती थी। आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि ये जो इतिहास, काव्य, नाटक, आयुर्वेद, शास्त्र एवं पुराण अध्ययन के लोकप्रिय विषय थे। मतलब इस समय जो लोग अध्ययन करते थे तो वो क्या अध्ययन करते थे, कौन कौन से विषय लोकप्रिय थे? तो लोकप्रिय में इतिहास लोकप्रिय थे, काव्य लोकप्रिय थे, नाटक थे, आयुर्वेद और शास्त्र और पुराण, ये सारा जो विषय थे वो बहुत ही लोकप्रिय विषय माने जाते थे। और मनोरंजन की क्षेत्र में बात करें तो नाटक और यक्षगान इस समय इस काल की बहुत ही लोकप्रिय थे। खेल में शतरंज एवं पासा खेल बहुत ही लोकप्रिय थे। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज इतना ही। आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।